ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। हमारे दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। रोज़ हम आपको उनका अहवाल पहुंचाते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये रिपोर्टिंग जो है थोड़ी सी डेंस भी हो जाती है क्योंकि कानूनी मामलात हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम मामलात को उलझाएं नहीं और सुलझाएं आपके लिए। जो जितने आज केसेस हुए उसमें एक इमरान खान साहब की जो मुबैना बच्ची है टेरियन वाइट, उसके हवाले से एक सुनवाई हुई। एक केस है इमरान खान साहब पे ख़ातून जज को धमकियां देने के हवाले से, उसकी भी समाअत हुई। उसमें उनके वारंट आज इशू हुए हैं। लेकिन जो ज़्यादा फोकस था वो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट पर था, और ये है मामला इलेक्शन के मुलतवी किए जाने के हवाले से, जिसमें PTI ने पिटिशन किया हुआ है। साथ ही हमने देखा कि पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने आज अदालती इस्लाहात का जो बिल है वो मंजूर कर लिया। उसमें लास्ट मिनट पे कुछ तरमीम आ गई जिन पर अब सवालात उठ रहे हैं, उस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उस पर बात करना ज़रूरी है। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था कि इस बेंच में जस्टिस मंदोखेल ने कल एक बात की थी कि जो हमारे मामलात हैं कोर्ट के, वो अंदरूनी मामलात हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि जो 4 अक्सर जजेस ने एक फ़ैसला दिया था, 3 माइनॉरिटी में थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये इंटरटेन नहीं कर सकते ये मामला जो इलेक्शन के इल्तवा के हैं, क्योंकि ये मामला पहले ही हाई कोर्ट्स में हैं। आज उन्होंने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू पर वजाहत दी। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो उन्होंने इसके हवाले से क्या बात कही। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्ट आमिर सईद अब्बासी। आमिर, आज आप सारा दिन कोर्ट में थे, वहाँ पे जजेस काफ़ी खुलकर सामने आए, उन्होंने एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया, और वहाँ पे जो कुछ होता रहा आपने देखा। सबसे पहले अगर ये बता दें कि इस वक्त मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने क्या वजाहत की अपने कल के बयान के हवाले से। जी शाहजेब साहब, आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने जैसे ही समाअत शुरू की तो 2 गैर मामूली डेवलपमेंट्स थी। पहली तो ये थी कि जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि शायद मैंने ये कहा था कि जो 4-3 के फैसले से मुतल्लिक या इख्तलाफी नोट से मुतल्लिक फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, उस पर अटर्नी जनरल बात ना करें। उन्होंने कहा कि मैं ये वजाहत करना चाहता हूं कि मैंने वो बात ये कही थी कि जो बेंचेस की तश्कील का मामला है और जो रूल्स का मामला है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का, वो सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरनल मैटर है, और जब भी इजलास होगा तो हम चीफ जस्टिस के सामने उठाएंगे। ये बात मैंने कही थी कि इसके ऊपर अटर्नी जनरल दलाइल ना दें और इसके ऊपर बात ना करें। जो इख्तलाफी नोट था 4-3 के फैसले से मुतल्लिक, उस पर मैं कायम हूं, और वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि जो 7 रुकनी बेंच, जो पहले 9 रुकनी था, उसमें से जब 2 जजेस ने रिक्यूज कर दिया तो उसके बाद जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से 4 जजेस ने मुझ समेत, उन्होंने कहा कि उनकी ये राय थी कि अज खुद नोटिस का केस ये नहीं बनता है इंतखाबात का, और हम चारों ने इसको मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि जो इंतखाबात केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 में से 4 जजेस ने मुझ समेत ये फैसला दे दिया था कि जो अक्सरियती राय है वो ये है कि अज खुद नोटिस का केस ये नहीं बनता, मुतल्लिका हाई कोर्ट को ही फैसला कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है। कहा कि मैं तो अब आज जो भी उस ये पर कि कायम हूँ। जस्टिस मंदोखेल के हवाले से कल अगर कोई इबाम पैदा हुआ था वो अब बिल्कुल साफ़ हो गया। उन्होंने बिल्कुल वाज़े तरीके से बता दिया कि वो अपनी पोजीशन पर कायम है। और फिर जो सवाल जवाब भी हुआ वकला के साथ, उसमें भी उनका ये इसरार रहा कि जब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था अक्सरियत से, तो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि आपने क्यों जो है ये तारीखें दी या सदर साहब को क्यों लिखा। चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस दूसरे जो हमारे जज साहिबान हैं, उनका फिर आज क्या अहम बातें, अहम रिमार्क्स क्या आए जिससे लोगों को ये अंदाज़ा हो कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। शाहजेब साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ये राय है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था। जब सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया इंतखाबात का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस सदर के जो ऑर्डर था या जो फैसला था उसको ओवर रूल नहीं कर सकता या उसके में तब्दीली नहीं कर सकता। यही बात फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने अपने रिमार्क्स में बार बार ये कही कि इलेक्शन कमीशन कैसे ये फैसला कर सकता है कि वो कोई भी वजूहात बनाकर, और ये जो वजूहात बताई गई हैं ये तो पाकिस्तान के वो दरीना मसाइल हैं
जो हमेशा से रहे हैं और शायद आने वाले भी कई दिनों में रहेंगे। लिहाजा इसमें तो कोई पता नहीं है कि अगर 8 अक्टूबर की एक तारीख दे दी गई, ये तो अक्टूबर 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है, तो यूं इलेक्शन कमीशन को इख्तियार तो नहीं दिया जा सकता और ना आइन में गुंजाइश है। सो जो बेंच में शामिल 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन, उनकी बड़ी कंसिस्टेंट ये राय है कि ये इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो यूं तारीखें तब्दील करता रहे और कोई भी वजूहात आ जाए। बाकी जो 2 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, उनकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो ऑल्दो के सू मोटो जो इख्तियारात हैं और 184(3) जिसमें ये पिटीशन भी एंटरटेन हो रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठा चुके हैं। लिहाजा ये एक बेंच में तो इख्तलाफ है। लेकिन आज की तमाम तो प्रोसीडिंग्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम किसी भी तरीके से इंतखाबात में ताखीर नहीं कर सकते। अगर ताखीर होगी भी तो बहुत मामूली नौयत की हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो इतना बड़े लेवल के ऊपर तबाही हुई, रिकॉर्ड जल गया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन सिर्फ 40 दिन की ताखीर हुई। उन्होंने 1988 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी क्योंकि जो आमरीत थी उससे जमहूरियत में एक ट्रांजिशन हो रही थी, तो उस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली ताखीर नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दे सकते कि वो एक गैर मामूली ताखीर कर दे। ठीक तो है, आज के ठीक है। तो तमाम आमिर इजलास में जी, ये बताइएगा, देखें जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं बल्कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने आज ये भी कहा कि देखें इलेक्शन कराने के लिए हमें जो सियासी गर्मा गर्मी है, जो दर्जा हरारत है, वो कम करना है। और इस हवाले से फिर उन्होंने जो पीटीआई के वकील हैं उनसे भी कोई अश्योरेंसेस मांगी हैं और गवर्नमेंट से भी मांगी हैं। ये क्या मामला है और इसकी रेलेवेंस क्या बनती है इस केस के साथ? देखिए, आज के जो तमाम तर दलाइल थे अटॉर्नी जनरल के भी और इलेक्शन कमीशन के भी, वो ये कह रहे थे कि एक जो बुनियाद बनाई गई इस इलेक्शन में ताखीर की, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और दूसरे फंड्स की फराहमी थी। तो उस पे उन दोनों के दलाइल का जो कंक्लूजन था वो ये था कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें पुरअमन इंतखाबात हो सकें। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स का जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया गया है, इसको जब तक कम नहीं किया जाएगा तो ऐसा माहौल पुरअमन माहौल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में आमतौर पे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं लेकिन कोई मैसिव किस्म का तसादुम नहीं होना चाहिए, ये कहा चीफ जस्टिस ने। तो वो इसी मकसद के लिए ये चाह रहे हैं कि जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ एक पॉलिटिकल राइवलरी बन गई है और एनिमिटी बन गई है और एक बिल्कुल दुश्मनी का एक माहौल बन गया है, उसको चाहते हैं चीफ जस्टिस कि उसको कम किया जाए। और इसी मकसद के लिए उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं तहरीरी तौर पर लिख देता हूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद लिख कर देंगे। और साथ में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि आप भी फ्रॉम द हाईएस्ट फोरम अटॉर्नी जनरल का और गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। तो अदालत ने उसी तरफ इशारा किया कि उनकी तरफ से भी हमें एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि वो इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करेंगे ताकि इंतखाबात का माहौल बन सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए, जो इस वक्त एक अफरा तफरी और एक गैर मामूली सूरत हाल है, इसका वाहिद हल जो है वो इंतखाबात में ही है और पुरअमन इंतखाबात के जरिए ही जमहूरियत की पटरी जो है वो आगे चल सकती है। वरना इसमें बहुत से मसाइल आएंगे और अदालत किसी भी सूरत किसी भी मावराए आइन इकदाम है उसकी इजाजत नहीं दे सकती। और आइन में हर चीज लिखी हुई है और हम उसी के जरिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा आमिर साहब, अगर आपका कोई और सवाल नहीं है तो काजी फाइज ईसा की तरफ से भी एक खबर आ रही है और ईमानदारी से बात करें, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल बेंच का फैसला है जी ज़रार साहब, उसमें ऐसा है कि देखिए, एक इख्तलाफ राय तो बड़ा खुलकर सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में और उसमें मुख्तलिफ जजेस ने अपनी अपनी राय का इजहार एडिशनल नोट्स में और मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान किया। सो एक तकरीबन मजमूई तौर पर 15 जो जजेस हैं, उन 15 जजेस में से 6 जजेस ऐसे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने बड़ा खुलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो बेंचेस की कंपोजिशन है, केसेस की फिक्सेशन है और इस तमाम तर जो वो अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं उसको बड़ा खुलकर क्वेश्चन किया है। और इसी मकसद के लिए एक केस था जो एक हाफिज कुरान तालिबा को 20 नंबर इजाफी देने का खुद नोटिस केस था, वो फिक्स हो गया फायज ईसा साहब के बेंच में। और उन्होंने उस केस की फिक्सेशन में जब उसको डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आइन के आर्टिकल 184(3) जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं
और बेंचेस को तश्कील देते हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा आर्बिट्रेटरी है, बड़ा एकतरफा सा है और ये गैर मामूली है, ये इसकी आयन और कानून में कोई इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। उस बेंच में 3 जजेस थे, लेकिन एक जज जो जस्टिस शाहिद वहीद है उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इसमें एक ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इस जो आयन का आर्टिकल 184(3) में, जिसमें अज़ खुद नोटिस और अपनी इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं चीफ जस्टिस और बेंचेस की तश्कील देते हैं, ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है। लिहाजा इसके ऊपर इसको फौरन रोक देना चाहिए और जब तक इसमें कानून साजी और जो रूल्स जो हैं वो अमेंड नहीं हो जाते, तब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। ऑल्दो कि इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन होगी या नहीं, उसके ऊपर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय मुख्तलिफ है कि कोई कानूनी इम्प्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है वो पहले ही करार दे चुका है कि तमाम तर जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन फिर भी ये इख्तलाफी नोट्स और ये जो फैसले आ रहे हैं, इसका एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो इन बेंचेस की कंपोजिशन में जो है वो अपने जो इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है या नहीं, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ठीक है बहुत आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं मुझे सवाल तो खैर कोई नहीं करना। ये जो इन्होंने आखिर में जुमला कहा ना कि प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है, मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। प्रेशर पहले तो बाहर से ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तरमीमी बिल मंजूर हो गया और उसमें पर कतरने की कोशिश की गई सोमोटो के हवाले से। फिर उसके आप बताएंगे कि और बेसिकली बिल का क्या हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि इसी पार्लियामेंट में थोड़ा सा हौसला पकड़ा उन्होंने, इंतज़ामी और सियासी मामलात में अदलिया की मुबैना मुदाखलत के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हुई। ऐसा पाकिस्तान में जितना मुझे मालूम है शायद पार्लियामेंट में इतना खुल के कोई करारदाद में नहीं हुई। तीसरे ये कि जो सबसे बड़ी हुक्मरान पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी सीनियर नायब सदर उर्फ बॉस, जो प्रैक्टिकल बॉस है मरियम नवाज़, वो अब खुल के सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जजेस के नाम नहीं ले रही, जो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस हैं उनको भी डायरेक्ट मुखातिब कर रही हैं। अच्छा, ये जो हैं ये प्रेशर, और फिर अदलिया के अंदर से जो प्रेशर, जो इसने बात की ना कि 15 में से 6 जजेस जो हैं वो तो खुल के कह रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि आज जो ऑब्जर्वेशन आई है जस्टिस बंदयाल की तरफ से, उसको पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ये ठीक है कि जी पॉलिटिकल टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हालांकि ये अदालत का काम नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। एक बतौर पाकिस्तानी हर एक को ये कहना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, तो चीफ जस्टिस भी ज़ाहिर है पाकिस्तान ही के हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर इस काबिल हैं कि इलेक्शन हो सकें। ये सबसे बड़ा हुकूमत का जो है वो प्ली है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको बाय किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी को दलील बना के आला अदलिया के सामने पेश कर रहा है कि जी इसकी गारंटी कौन देगा कि ये दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर है। इस पे बंदयाल साहब जो हैं, कल तक तो वो ये उनका मूड था कि तुम होते कौन हो, अपनी मर्जी से तारीख ये है वो है। आज थोड़े से मुझे लग रहा है कि उनका जो मिजाज है थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है। उन्होंने कहा जी कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला बताएं कि अमन व अमान के हालात कब तक इतने बेहतर हो सकते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो सकें। अब जाहिर है कि वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने जो पहले से तय कर लिया है और जो इलेक्शन कमीशन को बताया गया है उसको वही लाइन लेंगे ना, और वो लाइन किधर जा रही है, अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर। अच्छा, अब उसमें कुछ लो और दो कुछ दो में ये होगा कि यार ना तुम अक्टूबर की जिद करो और ना तुम कहोगे कल शाम को इलेक्शन हो, चलो ऐसा करते हैं सितंबर में करा लेते हैं, इसलिए कि अगस्त में आएंगे फ्लड, मॉनसून होगा, उसमें तो पॉसिबल नहीं है। जुलाई अगस्त में तो पॉसिबल नहीं है, 15 सितंबर। अच्छा यार, जब 15 सितंबर को ही कराने हैं तो फिर 8 अक्टूबर में क्या बुराई है। तो चीज़ें मुझे उस तरफ जाती हुई लग रही हैं, और ये जो घेराव हुआ है उसकी वजह से जो मिजाज हैं उनमें भी तब्दीली मुझे महसूस हो। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक घेराव की बात है और जहाँ तक प्रेशर की बात है में, तो बड़ी मज़ेदार एक चीज़ है कि पिछले साल अप्रैल, हाँ पिछले साल ही जिस तरह ये साल गुजरा लगता है 10 साल गुजर गए। पिछली अप्रैल यही चीफ जस्टिस नून लीग के हीरो थे,
जब 12 बजे रात को कोर्ट लगा था कासिम सूरी वाला मसला जब हुआ कासिम था। सूरी वाले मसले में, और फिर पीटीआई जाहिर है कि उस वक्त जो बातें की जा रही थी वो मैं दोहराना नहीं जा रहा। इस वक्त 180 डिग्रीज उस वक्त वो विलन थे, आज हीरो हैं। उल्टा है। तो मतलब कि इन चीजों पे ना बंदे को कभी खुश नहीं होना तो चाहिए। वही है ना कि जब सियासी मुकदमात में जब आप लेते हैं तो फिर वो छींटे तो पड़ेंगे, छींटे तो पड़े। छींटे तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम को प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमने आपको जैसे पहले भी बताया और आप जानते होंगे ऑलरेडी कि कौमी असम्बली से आज अदालती इस्लाहात का जो बिल था वो मंजूर हो गया। हुकूमत का कहना है कि इसका मकसद है कि जो इख्तियारात हैं खुद नोटिस लेने के, बेंच तश्कील देने के, वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब के पास नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें सीनियर जजेस का इनपुट होना चाहिए ताकि ये एक थोड़ा जमहूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े। आज जैसे वसत ने भी कहा अभी कि करारदादें भी मंजूर हुई हैं, जिसमें पार्लियामेंट ने बारहा कहा, कल भी कहा, आज भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार में चले तो बेहतर है, सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, एग्जेक्टिव्स की पावर पे इंक्रोच ना करे। ये पार्लियामेंट का मौक़िफ़ था। आज ज़रा मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी, हमारे जो डॉन के इस्लामाबाद में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं नादिर गुरमानी, और उन्होंने कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझिए जी, क्योंकि आज जो है ये जब मंजूर हुआ तो लास्ट मिनट पे तरमीम कुछ लाई गई जो लगा कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर भी। और मुख्तसरन ये कि उसमें एक जो तरमीम आई जिस पे भी काफ़ी शाम से बात हो रही है वो ये कि जब जो रिव्यू का जो राइट है इसमें खुद नोटिस के या इस 184(3) के तहत जो मुकदमात हुए हैं वो दिया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, कि अगर माजी में कोई ऐसा डिसीजन हुआ है जिसको आप अपील करना चाहते हैं तो जब ये लॉ इनेक्ट हो जाएगा तो आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ये 100 तो आने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक ये चल रहा है कि जी ये क्या नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के लिए किया गया, इसमें जहांगीर तरीन साहब भी रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन उस पर आने से पहले मैं ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो नादिर ने बताया वो बड़ा दिलचस्प है। कल जब हमने देखा था कि ये एक पार्लियामेंट की बिल तो थी ये पास करने के लिए, उन्होंने कहा जी हम इसको कर सकते हैं लेकिन चलें कमेटी के हवाले करते हैं। आज सुबह जब कमेटी का इजलास हुआ तो तकरीबन आनन फानन ही वहाँ से मंजूर हो गया तवक्को के मुताबिक। वो दिखाना चाहते थे कि जी हमने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर कानून को तलब किया, वहाँ पे कोई बात हुई। जब वज़ीर कानून आए इस मीटिंग में तो वहाँ पे उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा कि जी रेट्रोस्पेक्टिवली ये होना चाहिए, और ये वो तो उस पर पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जी ये तो कल डिस्कस नहीं हुआ था, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर ये तय हुआ कि अच्छा चलें ये हम पार्लियामेंट में ही इसको पेश करेंगे, इसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। और इंटरेस्टिंग बात है कि फिर मोहसिन दावर साहब ने ये नुक्ता उठाया, उन्होंने मिसाल दी कि जैसे नस्ला टावर और ये गिराए गए खुद नोटिस, उन बेचारों का क्या कसूर है, उनको रिलीफ कैसे मिलेगा। और फिर बिलावल साहब ने पहले थोड़ा रेजिस्ट किया कि इसको उलझाएं नहीं, जिस तरह ये है ऐसे ही पास करने दें, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ शटल डिप्लोमेसी हुई और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है इसको तरमीम को हम मान लेते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थोड़ा सा ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये आफ्टर थॉट था PML नून के लिए, और अब उनका मौक़िफ़ ये है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इससे जिसको भी नुकसान पहुंचा है वो एक ड्यू प्रोसेस उसको मिलेगा। और वो लेकिन जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो फिर तो जाहिर है कि सारे इशारे एक ही तरफ जाते हैं ना, और वो है नवाज शरीफ की तरफ। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी भी आते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इस पे ऊपर हमारे बीच काफ़ी कंफ्यूजन रही है आज, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यार ये आज खुद नोटिस के बारे में बात है सिर्फ, और पैनामा का जो केस है और फिर जो उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो आज खुद नोटिस तो नहीं था। मतलब वो एक पिटिशन फाइल हुई थी इमरान खान और शेख रशीद साहब, मेरे ख्याल है कि दोनों ने पिटिशन फाइल की थी। अच्छा, फिर वहाँ से एक और बेंच बना, ब्ला ब्ला, इस तरह हुआ। तो लेकिन वो था इसी 184(3) के जी, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है वो कह रहे हैं कि यार आप खुद नोटिस पर फंस गए हैं। यहाँ बात हो रही है 184(3) की, जो एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा दायरा है, और वो है कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। मुझे पता है यहाँ पर हमें टेक्निकल टर्म्स बोलने होंगे, मुझे खुद नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन क्या करें, पढ़ लिया कहीं मैंने। तो इसके अंदर अब वो जुरिसडिक्शन चाहे खुद नोटिस के जरिए इस्तेमाल की जाए या फिर पिटिशन को एक्सेप्ट करने में इस्तेमाल की जाए, बात एक ही बनती है, मफाद आमा। तो हाँ, इसके से दरवाजे खुलते हैं कि नवाज शरीफ अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को भी
कंटेस्ट कर सकते रिव्यू हैं, करा उसको सकते हैं। अपील करा सकते हैं, उसको रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है। और ये जो बात हुई, अब कुछ और लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका जो तकरीबन मुतफिका राय है वो ये है कि यार देखो, बिल तो अच्छा है, आपको आखिरी मिनट पर ये ना करते तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि इस वक्त अब देखिए सियासत से हम चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। यार लेकिन उसमें एक दलील मुझे वज़ीर क़ानून की, हालांकि वज़ीर क़ानून मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक दलील आज उन्होंने बड़ी अच्छी दी। उनसे यही बात पूछी कि ये आप टाइम स्पेसिफिक इस वक्त लाने की क्या ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा बात ये है कि माहौल की बात होती है। कोर्ट के अंदर भी वो माहौल बना हुआ था, बार काउंसिलें भी जो हैं 6 की 6 मुतालबे कर रही थी कि करना चाहिए, तो हमने कर दिया। इसमें मसला क्या है? हाँ, मौका नहीं, वो तो ये उन्होंने खुल के बात की है। वो तो चले प्रैक्टिकल दलील है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या बनती है ना, और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसकी ये बनती है कि पीटीआई तो पहले से ही कह रही है कि जी आपकी नियति सही नहीं है। और देखिए कुछ चीजें होती हैं जो सब साथ सच हो सकती हैं एक ही वक्त पर। क्या इसके पीछे एक सियासी फायदा वो देख रहे हैं अपनी? बिल्कुल देख रहे हैं। देख रहे हैं। क्या ये बिल एक अच्छा बिल है? क्या इस तरह के इस्लाहात की हमें जरूरत है? अगेन बिल्कुल। क्या ये जो आखिरी शिका आपने डाली है इससे गड़बड़ पैदा होगी? मेरा ख्याल से हाँ, पीटीआई ने कहा है कि जी ये तरमीम चोरी से की गई और धोखे से की गई, और आगे हम देखेंगे कि फिर वही कोर्ट है, फिर और वही जो वही नई बेंच पार्लियामेंट है, आएगी और वही बेंच वो बनाएगी। नजर सानी का हक महफूज रखती है। सर ठीक तो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो मुल्क की कुछ मईशत की, गरीब आवाम की और आटे की बात करेंगे। वेलकम बैक। एक ज़माने में हमारा सीना फ़ख्र से फूल जाता था ये सुन के कि पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं। आज मुझे ये सोच के शर्मिंदगी होती है, खजालत का एहसास होता है, क्योंकि इसी मुल्क में आज लाखों लोग हैं जिनके पास 1 किलो आटा ख़रीदने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम ये तसव्वुर नहीं किया था कि इस ज़रई मुल्क में ये हालात भी पैदा हो जाएंगे कि लोग जो हैं उनको मुफ्त आटा तकसीम करना पड़ेगा और वो मुफ्त आटा लेते हुए अपनी जान से हाथ धो सकते हैं और अब ज़ख्मी हो सकते हैं। 8 जनवरी से जब से मीरपुर ख़ास में आटा तकसीम हुआ था रियायती कीमत पे, तब से लेके आज के दिन तक 2.5 महीने हो चुके हैं। ये रियासत डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक कायम नहीं कर सकी है 5 किलो और 10 किलो आटे की तकसीम के लिए, और उसके नतीजे में इसी मुल्क के 7 शहरी, जिसमें औरतें और मर्द और बूढ़े शामिल हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं, और 100 से ज़ायद लोग सिर्फ मुफ्त आटा लेने के चक्कर में भगदड़ की वजह से, लाठीचार्ज की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि इस मुल्क में अगर 22 करोड़ की आबादी है तो 21 करोड़ 90 लाख कीड़े मकोड़े आप समझ लें, और उनकी जान की कोई वक़्त नहीं है। तो ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो कल भी कायम हो सकेगा और कल लोग नहीं मरेंगे। बात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी आगे की है, क्योंकि अगर आप बन्नू और चारसद्दा की फुटेज देखें, ठीक है, अब ये वो इलाके हैं जहाँ पर ख़वातीन इस तरह मर्दों के साथ, मर्दों के हजूम में शामिल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो कभी कमी होती है पूरे मुल्क में, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप बन्नू और चारसद्दा के विजुअल्स देखें तो आप देखेंगे कि उस भगदड़ में मर्द और ख़वातीन दोनों साथ हैं, बुरके पहने हुए हैं, चादरें हैं, और कुचले भी जा रहे हैं। तो इससे आपको डेस्परेशन, और एक 73 साल आदमी आटा लेने की वजह से, एक 73 साल आदमी का क्या काम है वहाँ, पहली बात तो ये है उस भगदड़ में। लेकिन वो हालात यहाँ तक आ गए हैं कि वो एक 73 साल आदमी है, वो भी कुचला गया है। अगर मैं ब्रेकअप दूँ तो एक हलाकत मीरपुर ख़ास में हुई 8 जनवरी को, उसके बाद एक चारसद्दा में हलाकत हुई, एक बन्नू में हलाकत हुई, एक खैरपुर टामेवाली में, एक रहीम यार ख़ान में, और 2 साहिवाल में हलाकतें हुई हैं। और अब मुझे इसके बाद इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि IMF और इसहाक डार में क्या गांठ साँठ हुई है, कब पैसे मिल रहे हैं, कब नहीं मिल रहे हैं।
जब मैं ये देखता हूँ कि मुफ्त आटे पे भी लोग मर रहे हैं और हुकूमतें सिर्फ रिपोर्टें तलब कर रही हैं, और फिर उनके लिए सबसे अहम बात ये है कि एक आदमी को कस के कैसे बांधना है और हमें अपने केसेस के साथ क्या करना है, तो मुझे अजीब सा महसूस होता है इस मुल्क का शहरी होते हुए। और फिर ज़ख्मों पे जो सबसे ज़्यादा नमक है वो सबसे आला ओहदेदार ही छिड़कते हैं। कल ही मैं पार्लियामेंट में तकरीर सुन रहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उन्होंने जो बातें कहीं सो कहीं, एक बात ये भी कही कि इसहाक डार कमाल काम कर रहे हैं। आप सुनिए ज़रा। बड़ी मुश्किल से इस मखलूत हुकूमत ने शबाना रोज़ कोशिश करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और आज भी हम IMF के साथ पूरी तरह एंगेज्ड हैं। लेकिन जो वादों की खिलाफ वर्जियाँ हुई और जिस तरह हमने पाकिस्तान के वकार को मजरू किया, आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। मैं यहाँ पर वज़ीर ख़जाना को मैं शाबाश देना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि इन्होंने बड़ी मेहनत से IMF के साथ अपनी भरपूर काविशों को बरूकार लाकर तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरह करेंगे। शाबाश। जी, तो शाबाशी डार साहब देगा, को बहुत सरदार ज़्यादा खुश होगा, शाबाशी देगा। क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 4-5 माह में, बहुत अनथक मेहनत की है, हमारे मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, डॉलर कहाँ चला गया, तो ये बात तो बनती है ना। हर दूसरे दिन दुआ भी ट्वीट कर देते हैं, तो दुआएं भी करते हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं फर्शी सलाम करूं। जी, फर्शी सलाम। तो मतलब देखिए ना, मुल्क के जो हालात हैं, ये शाबाश के बगैर भी काम चल सकता है। ये बिल्कुल, क्योंकि इसी बेहतर खिताब चल में जाता शायद। हाँ, इसी खिताब में शाबाश की शाबाश। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने दौरे किए हैं ये जहाँ पे हम मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी तरह उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो भी कतारों में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक जाने बताया कि मुझे एहसास है, और फिर उसी सांस में उन्होंने आके एहसास भी शाबाश, तालियां बजा दी डार साहब के लिए। अब चूंकि हालांकि वो सब आपका इंटरेस्ट नहीं है IMF में, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। एहसास प्रोग्राम जी, तो वाकई सवाल ये है कि कहाँ पहुँचे मामला। हम सुन रहे थे डार साहब से कि जी अभी चंद रोज़ में मुआहदा होने वाला है, बस मामला तय हो रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये बताने के लिए हमारे साथ हैं, हम ज्वाइन करते रहते हैं डॉक्टर खाकान नजीब, आजकल लाहौर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको ज़्यादा मालूमात होती है कि पस पर्दा क्या चल रहा है यहाँ पे। कन्वेंशनल विजडम ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल की सब्सिडी की बात की, तो उसके बाद से फिर IMF का मूड और ख़राब हो गया। ज़रा बताएंगे कि कब कोई हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और अंदर खाने क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज माय प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। देखिए, एक तो ये बात जो पहले हो रही थी ये बिल्कुल ठीक है। 47% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो आखिरी हफ्ता पिछला जो गुजरा है उसमें, और इसमें मेजर फूड आइटम्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ास व आम हर कोई बहुत तकलीफ में है, और इसका अहाता करना किसी भी हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है अव्वलीन चीज़ होनी चाहिए। हम नहीं कर पाए, हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी हैं, बट शॉर्ट टर्म में भी हम सप्लाई साइड को भी हैंडल नहीं कर पाए, हम लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए। फ्लड्स का भी इम्पैक्ट है, रुपए की कदर में कमी का भी इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें मिलाकर सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट वीक रही है। IMF का मुआहिदा मेरे ख्याल में 3 नवंबर को MEFP में लिखा हुआ है कि नवे रिव्यू को शुरू होना है, और अगर आप बाय द बुक जाते तो इसको 11-12 नवंबर को ख़त्म होना चाहिए था, और पाकिस्तान को उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद दिसंबर में $1.2 अरब की किस्त जारी हो जानी चाहिए थी। इसी के साथ साथ मल्टीलैटरल फ्लोज बेहतर हो जाते, इसी के साथ साथ बायलैटरल मनीज भी आ जाती, आज रुपए की कदर भी बेहतर होती, इन्फ्लेशन पे भी बेहतर इम्पैक्ट होता। आई एम सर्टन कि दिस इज हाउ द प्ले बुक शुड हैव बीन। सो अगेन, अगर ये नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा ओनस हम पर है। मैंने हमेशा कहा है
कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी या नॉन प्रॉस्पेरिटी का ओनस उन्हीं पर रहता है। अब जहां खड़े हैं वहां यह है कि $6 अरब पाकिस्तान का एक प्लान है जिसमें $2 अरब सऊदी अरेबिया से आने हैं, $1 अरब जो है वो यूएई से इन्वेस्टमेंट में आने हैं, इसी तरह कुछ चाइना के पैसे हैं, कुछ हमने कहा कि हम $450-500 मिलियन जो है जो हमने जेनीवा में साइन किया था वहां से ले आएंगे। आईएमएफ ये कह रही है कि हम पहले भी ये लेकर गए थे पर ये चीज़ें पूरी नहीं हुई। आपको याद है कि दिसंबर से यूएई और सऊदी अरेबिया की बात हो रही है पर पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाई। अब वो कह रही है कि इसकी फर्म कमिटमेंट्स कीजिए ताकि आपके रिजर्व्स की पोजीशन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो। द ओनली गुड रे ऑफ होप हियर इज कि चाइना ने जो पैसे वापस लिए थे आपसे, याद रखिए कि ये जो $1.3 अरब रीफाइनेंस हुआ है, रीफाइनेंस का मतलब है ये पैसे 3 माह पहले वापस गए थे। मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में था तो हम ये बहुत हफ्ते डेढ़ में रीफाइनेंस करा लिया करते थे, उसको भी 3 माह लगे रीफाइनेंस करने को। अब वहीं पे खड़े हैं कि सऊदी अरेबिया और इनसे लेने हैं। आपने जो दूसरी बात की वो भी बड़ी कलीदी है। यहाँ आके फिर आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस है। जब हमने 13-16 का प्रोग्राम चलाया और मैं क्योंकि यही वजीर खजाना थे और इनके साथ था, और इवन जब हमने साइन किया प्रोग्राम 19 का आईएमएफ का तब भी मैं वहाँ पे था, तो हम कोशिश करते थे कि प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, कोई भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच करने के लिए या MEFP उस वक्त का साइन करने के लिए जिसको हम अब करना चाह रहे हैं, हम कोई नई चीज टेबल पर ना आने दें। होता यह है कि जब आप नई चीज लाते हैं तो वो फिर उसकी डिटेल में चले जाते हैं। अब आईएमएफ जरूर इस डिटेल में चला गया है कि पेट्रोल पे जो आप क्रॉस सब्सिडाइज करना चाह रहे हैं उसका क्या मैकेनिज्म है। अगर आपने अपना मैकेनिज्म अभी 6 हफ्ते में बनाना है तो उसको अनाउंस भी हम 6 हफ्ते में कर देते, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता। अब आई थिंक कि वो फिर इस कबाहत में चला गया है कि हमें बताइए कि इसका क्या मैकेनिज्म है, कहाँ से पैसा खाकान कहाँ जाए। साहब आपकी बात काटने पे वक्फा लेना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दौरान बात की आप नई चीजें इसके अंदर ला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच होती है? अगर हम इसको सोच कहना पसंद करें तो इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब से, और खाकान साहब अभी ब्रेक से पहले आप यही बात कर रहे थे कि महीनों से हम यही सुन रहे हैं कि बस यार टेंशन नहीं लेनी, बस अगले दिन 2 दिन की बात है, आपका भाई IMF का प्रोग्राम ले आएगा। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया हमारे सामने, और इस दौरान हम ये फ्यूल की क्रॉस सब्सिडी कर देते हैं। हम तो नहीं करते, आपको पता है हुकूमत ही करती है, कहने में क्या हर्ज है। तो दौरान नेगोशिएशंस आपको पता है कि IMF आपके साथ काफी सख्त रवैया सेंसिटिव चल रहा है, और हम कहते हैं कि नहीं सर हम एक नई चीज ले आते हैं इसके बीच में। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके पीछे सोच क्या होती है? आपने तो काफी इनसाइड से भी चीजों को देखती है, ये सोचते भी हैं या बस एक बंदा आइडिया लाता है और बाकी सब कहते हैं सर जी वाह शाबाश आ गए आप? इस मामले में डॉक्टर खाकान के जवाब से पहले एक साहब ने तबसरा किया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ड्रग ड्राइविंग का आपका मुकदमा चल रहा हो और आप शराब पी के अदालत में चले जाएं। जी खाकान साहब। जी खाकान साहब, क्यों पीते हैं? तो देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान जब भी IMF के पास गया है 23 दफा, उसमें से एक दफा सिर्फ अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर पाया है। जी, रिकॉर्ड This tells our history, this tells you our seriousness of even being in an IMF program. You went there 23 times and you failed to complete the programs 22 times. So एक आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी वीक थी, आपकी नियत प्रोग्राम को कंप्लीट करने में कितनी वीक थी, और फिर आपने उसको कितना पुअरली हैंडल किया। सिर्फ 13-16 का एक वाहिद प्रोग्राम है जो आप कंप्लीट कर पाए हैं, और उसको भी कभी we'll have a program on how we actually completed that program. ये जरूरी है। And that worthwhile doing it. अच्छा, अब क्या हुआ? अब अगेन इस दफा भी जब आप गए, I can share this with you because I talked to the international boys and they said Pakistan had a weak preparation. Even data इकट्ठा करना, all these issues were there and they are consistent with us. अब आप सेंसिटिव ही नहीं हुए कि आपको ये स्कीम करनी चाहिए थी जब आप IMF से इंटरनली बात कर चुके होते, जब आप इसको बना चुके होते। आई थिंक ये कैजुअली पेट्रोलियम डिवीजन ने कर दिया without taking Q block, without taking everyone into confidence कि ये शायद वक्त नहीं था। और खुद उन्होंने यही कहा कि अभी तो 6 हफ्ते चाहिए हमें इसको बनाने को। अब आप पूछेंगे IMF क्यों सेंसिटिव हो जाता है? मैं आपको एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी को सब्सिडाइज कर देते हैं और खपत बढ़ जाती है पेट्रोल की मुल्क में,
तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, दैट इज ऑफ कंसर्न टू द आईएमएफ, राइट? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? दैट इज ऑफ कंसर्न टू द आईएमएफ। इज इट गोइंग टू बी अ टारगेटेड सब्सिडी, या क्या इसमें चोरी का इम्कान है? दैट इज ऑफ कंसर्न टू द आईएमएफ। सो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को तो ये समझ है इस चीजों की, सो हम यही कहते कि इस समरी को अभी क्वाइट रखें, लेट मी क्लोज द एसएलए, देन वी विल ओपन आफ्टर द बोर्ड, डिस्कस विद द आईएमएफ एंड देन गो पब्लिक। नहीं सर, मजा नहीं है ना सर, मजा नहीं है। अब देखे ना, ये तो तय हो गया कि आईएमएफ हमें खून थुकवाए बगैर पैसे नहीं देगा, तो क्यों ना हम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से काम लें। जौहरी प्रोग्राम पे आईएमएफ का दबाव, ये शोषा छोड़ा गया, आईएमएफ को रिटर्न में बयान जारी करना पड़ा कि भाई साहब जौहरी प्रोग्राम से आईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया जी पैसे तो हम नहीं दे सकते आपको, इसलिए कि आईएमएफ ने कहा है कि जी खसारा पूरा करने के लिए आप फला फला चीज जो है फिस्कल डिसिप्लिन पैदा करें। आईएमएफ ने कहा भाई साहब आईनी जिम्मेदारियां आपकी हैं, हमें क्यों घसीट रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फुल इन्होंने इंतहाई खुशगवार मूड रखा है आईएमएफ का। ये कुछ ऐसा है, सॉरी एक सेकंड खान साहब, ये कुछ ऐसा है अगर इसकी मिसाल दे के यार आपने नहीं शादी करनी और आप कहे कि जी असल में अम्मी नहीं मान रही, हाँ। और फिर अम्मी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे बेटा मुझे अच्छा, तो कोई ये इतने सीरियस है पैसे लेने के लिए ऐसे वक्त में जबकि दिवालियापन के कगार पे खड़े हुए हैं हम लोग। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी हम आगे देख रहे हैं, जून आने वाला है, बजट ये कैसे बनाएंगे? पैसे अगर हैं ही नहीं तो बजट कैसे बनेगा? और जैसे आपने भी पहले बताया कि सारा इस वक्त आईएमएफ भी ये कह रहा है कि जी कि पहले सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ से पैसे लाओ। तो ये हमारे रिवायती दोस्त रहे हैं, इनके लिए ज़ाहिर है कि हम मैंने अपना बहुत ही करीबी मोहतरम दोस्त समझते हैं। वहाँ से पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्या वो भी हमसे तंग आ गए? मेरा ख्याल है बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, हम उनके पास गए, हमने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने पैसे दिए। 3 अरब डॉलर का एक डिपॉजिट मिला। 2013 में ये जो 2 RLNG पावर प्लांट्स हैं, देखिए हमें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए और उनके वकार को कम नहीं होने देना चाहिए। 1.5 अरब डॉलर 2 प्लांट्स के लिए हमें ग्रांट मिली कि आप इसको, उस वक्त लोन था, फिर उसके बाद में उसको ग्रांट कर दिया गया, वहां से आपने ये 2 RLNG पावर प्लांट्स बनाए। सो इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया ने मदद नहीं की। पर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में था तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हमने अब अपना तर्ज अमल बदल लिया है, अब हम डिपॉजिट ऐसे नहीं देना चाहते कि हम फ्री मनी कंट्रीज को दें। उन्होंने पाकिस्तान की बात की, इजिप्ट की बात की, टर्की की बात की, और उन्होंने कहा कि ये मुल्क खुद अपने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करें, हम उनमें जरूर पैसे डालेंगे। ये मुल्क खुद अपने लोगों को टैक्स करें, क्योंकि हमने टैक्स करना शुरू कर दिया है। तो देखिए उन्होंने कहाँ पे गलत बात की है। यूएई ने भी कहा कि आप जरूर $1 बिलियन का हमसे ले सकते हैं पैसा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम डिपॉजिट देंगे। उन्होंने कहा कि आप अपने कोई शेयर्स हमारे पास रखवाइए, कोई हमें इन्वेस्टमेंट के मौके दीजिए। अब ये तो कमाल बात है ना कि 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए सऊदी अरेबिया से, और उन्होंने कहा कि मैं ऑयल रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। मैं मार्च के एंड में 2023 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि आपने उस पर कोई काम नहीं किया, तो इसके जिम्मेदार आप हैं या सऊदी अरेबिया है? अगर आपने जी अगर आपने इस पे मूव किया होता तो शायद आपके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ गई होती मुल्क में। आज 3 साल 3.5 साल बाद हम वहीं खड़े हैं रिफाइनरी में कि हमने जो अर्ली वर्क था वो नहीं किया। पाकिस्तान का वकार तभी बुलंद होगा कि अब हम शो केस कर सकें कि हम रिफॉर्म करने में सीरियस हैं। इजी मनी का दौर खत्म हो गया है, इसलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा। आप अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के जो पैसे दुनिया भर से ये कोशिश करते थे कि आपको इन दी एंड एक रोल ओवर मिल जाए, आपको इन दी एंड बेल आउट मिल जाए, आई थिंक दैट टाइम इज ओवर टुडे। नाउ पीपल, एवरीवन वांट्स यू टू बी सीरियस एंड डू, बट दैट सीरियसनेस, आई एम सॉरी कि इतनी सीरियस है इस वक्त इकोनॉमिक मैलेस, बट दिखाई नहीं दे रही मुझे कि हम ओवरऑल, और ये सबको मैं कहता हूँ इस वक्त, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, कि वी हैव टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान पे अब भी जो डिफॉल्ट के खतरात हैं, अगर आईएमएफ नहीं होता तो क्लियर नहीं होते। IMF still is your only last resort to avert a default.
IMF इज योर ओनली लास्ट रिजॉर्ट कि वो जो क्लॉग्ड इकोनॉमी है उसमें से आपको डॉलर की फराहमी देकर और बाकियों को पार्टनर कर कर इसमें से निकाल सके. सो लेट्स बी वेरी सीरियस टू डॉक्टर डू साहब दिस. अब ये तो बताएं कि अब मैं अगर आखिरी उम्मीद से आप मस्खरियां करने से बात नहीं आ रही. हाँ, अगर मैं इस वक्त उससे महंगाई घंटी से बजा के आप भाग पिसा जाते हो। हुआ एक लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब बंदा हूँ, मुझे आप क्या कहेंगे कि अगले आने वाले चंद माह में मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि क्या होगा इस मुल्क के साथ? So that's a very serious question and let me answer this very seriously and I write on this very seriously. पाकिस्तान के हर खास व आम को ये सोचना चाहिए कि उसको अपनी तई अपनी तर्ज ज़िंदगी और अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा. इन्फ्लेशन अगले माह में जब आप CPI भी देखेंगे तो बढ़ा हुआ होगा, प्राइसेस कम नहीं होंगी, पाकिस्तान की सप्लाई शॉर्टफॉल्स इतनी जल्दी नहीं जाएंगी. अगर ऐसा रहेगा तो आपको करना ये है कि आप अपना अगर 4 दफ़ा ग्रॉसरी करने जाते हैं महीने में 2 दफ़ा कीजिए, कार पूलिंग कीजिए, AC की जगह वेंटिलेशन कीजिए, अगर सर्दियां थी तो स्वेटर्स पहनिए, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बाहर जाने का तो वो कम कीजिए, अगर आप 2 कमरों के मकान में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि रात को एक कमरे में पंखा चलाकर सो जाएं. अभी अगले 4 से 6 माह आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ ऑन द कॉमन मैन एंड ऑन दी स्पेशल मैन. आई डोंट नो ये कॉमन मैन का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बट लोअर इनकम के लिए तो स्पेशली बहुत ये तंगी का है. दूसरी चीज़ हमें ये करनी है, हम करते हैं चैरिटी बहुत बड़ी. मेरे वालिद ने मुझे बहुत अच्छी मिसाल दी कि खाकान लेट्स डू अ चैरिटी जहां हमें तकलीफ हो वो चैरिटी करते हुए. सो दूसरी ये चीज़ है कि हमें ये करनी पड़ेगी. तीसरी हुकूमत को ये करना पड़ेगा कि बहुत अच्छा डेटाबेस मौजूद है हमारे पास, हम 400 अरब ज़रूर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास जो भी कहें उसमें दें. हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा IMF के साथ मिलकर ताकि हम डायरेक्टली इन लोगों, अगर ये 3 चीजें करेंगे तो शायद मुश्किल थोड़ी सी आसान. डॉक्टर साहब thank आपका you, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया. सर. ये डॉक्टर साहब के मुफ्त मशवरे हम सबके लिए. नुस्खा है और मैं आखिर में मैं यही कहूँगा कि जी मुफ्त है, के इसलिए कदर भी नहीं है. या यही है. शाबाश यही है. इसाक $1 डार, बिलियन मांगते हैं ना तो हो शाबाश जाता है. शाबाश इमरान इसाक खान, डार. शाबाश हमारे करता धरता जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है. जी बिल्कुल. और आप आने सबको वाला बहुत वक्त जो बहुत है मुबारक. और भी हमारे लिए इससे ज्यादा पॉजिटिव मेरा ख्याल है कि आज तो आपने पॉजिटिव नोट्स की हद कर दी. मास्टरी कर दी है. इसी पे हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं. कल फिर मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. शब बखैर.